Okay, so today we are going to start with next chapter, chapter 3, which is from part 1, of course, kinetic theory of gases and radiation. तो as you know, हम किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन में स्पेंड करते हैं. We first go through very basics. So I'll continue with the same trend here. अब तक हमने क्या सीखा है और अभी हमको क्या करना है, let us just quickly revise. So this is the first chapter throughout 11th और 12th का मिला के अभी तक हमने जितना भी फिजिक्स देखा है, this is the first chapter which is talking about gases. अब तक हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते रहे. फॉर एग्जाम्पल, if you remember, in 11th standard you have learned thermal properties of matter. उसमें भी हमने मोस्टली सॉलिड्स की बात की थी. फिर हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जिसमें हमने इलास्टिसिटी देखा था. फिर 12th के सेकेंड चैप्टर में वी स्टडीड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन जनरल आर फ्लूइड्स. ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों को प्योरली गैस की बात करनी है. वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट गैसेस. ओके, बट टू स्टार्ट ऑफ विथ, एज यू नो, मैटर is classified into 3 categories briefly. जब मैं 3 categories बोलता हूँ तो मैं रूम टेम्परेचर पे जो 3 states of matter exist करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ. Definitely there are more states of matter like plasma, like आपको पता है Bose-Einstein condensates भी होते हैं. So I'm not talking about that क्योंकि plasma exists at very high temperature, और I am talking about matter at room temperature. So as you know, solids, liquids and gases. तो ये 3 states of matter है जो आपको पता है. आपको किसी भी टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना होगा तो सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है वही प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स, एज यू ऑलरेडी नो, सॉलिड्स में क्या होता है? Solids are made up of atoms or molecules, but in solids, if you remember, मान लो मैंने ये एक आयन का रॉड ले लिया. You know iron is solid and it is also metal. तो as you know, इसमें जो particles होते हैं, molecules या atoms या ions जो भी, so they are well organized, they are properly arranged. किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में या एटम्स में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इज स्मॉल आल्सो. so the distance between any 2 particles of solid is same. किसी भी 2, इन दोनों में डिस्टेंस देखोगे तो d है, इन दोनों में भी डिस्टेंस सेम है, इन दोनों में भी डिस्टेंस सेम है, more or less. Okay, so in solids there is proper arrangement of particles, in short. And obviously ये जो atoms है जिसको मैं particles बोल रहा हूँ या ions है, so they are very close to each other. इसका मतलब क्या था कि force of attraction is more. तो यहाँ पे inter atomic या inter particle force ये बहुत ज्यादा होता है, and hence they have definite shape and size, right? तो सॉलिड्स में क्या था? सॉलिड्स में एक प्रॉपर शेप था. क्यों प्रॉपर शेप था? क्योंकि जो जिस एटम से सॉलिड बना है वो एटम्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर they have much stronger force. Okay, so solids have definite shape and they have definite volume as well. Okay, now the idea is you have to connect. आपको कुछ भूलना नहीं है, थ्रू आउट हमको कनेक्ट करके चलना है. सॉलिड्स का स्टडी करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम 2-3 चीजें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू स्टडी सॉलिड्स, मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा. सॉलिड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा. ओके, और इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो बोलेंगे गुड कंडक्टर.
नहीं हुआ तो बोलेंगे बैड कंडक्टर। मतलब सॉलिड्स का अगर आपको स्टडी करना है तो आप उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी कर सकते हो, राइट। तो टू स्टडी अ सॉलिड, डेफिनेटली हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करने वाले हैं, बट आई वांट यू टू नो बेसिक डिफरेंस। ओके, सो टू स्टडी अ सॉलिड you can study properties like, we can study properties of solid like, properties like नंबर वन, मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा या तो पास होगा या तो नहीं होगा, तो यू कैन स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन यू कैन इवन स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज। अगर आपको याद होगा हमने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी देखा था, और हमने ये भी देखा था कि सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब सॉलिड्स को हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होते हैं, तो थर्मल एक्सपांशन भी देखा था। और तीन टाइप के थर्मल एक्सपांशन देखे थे, लीनियर, देन सुपरफिशियल मतलब सरफेस, एंड देन थर्ड वाज वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो यू कैन स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज आल्सो। और आप बोल सकते हो कि एक सॉलिड ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं है। नॉर्मली जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। ओके, देन व्हाट एल्स यू कैन डू, आपको सॉलिड का स्टडी करना है, आप सॉलिड पे फोर्स भी लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई फोर्स एंड देन चेक हाउ डायमेंशंस ऑफ सॉलिड आर चेंजिंग। मतलब उसका लेंथ कैसे चेंज हो रहा है, उसका एरिया या वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है। सो यू कैन स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो अगर हमको सॉलिड्स का स्टडी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, you can pass a current through the solid, see whether it is conducting or not conducting, मतलब electrical properties. Okay, then you can even try to pass heat through a solid, and then you can talk about thermal properties. या फिर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे इलास्टिसिटी था, यंग्स मॉड्यूलस था, बल्क मॉड्यूलस था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था। ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड थे। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, अब सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या डिफरेंस है। एक, सॉलिड्स में जैसे प्रॉपर अरेंजमेंट था, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट था एटम्स का, वैसे लिक्विड्स में नहीं है। और दूसरा, दो पार्टिकल्स का, दो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस भी ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड्स। तो डिस्टेंस ज्यादा और रैंडमनेस ऑफ अरेंजमेंट होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। यहाँ पे एटम टू एटम या फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स कम हो जाता है। एंड हेंस यू से liquids have definite volume but they do not have definite shape. They will take the shape of container in which they are filled. पानी लेते हो, उसको कप में डालते हो तो कप का शेप बन गया, उसको आपने बॉटल में डाल दिया तो बॉटल का शेप बन गया। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। मेरे पास 1 लीटर पानी था, मैंने एक बॉटल में लिया, उसी को मैंने दूसरे कंटेनर में डाला, उसी को मैंने तीसरे कंटेनर में डाला। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 लीटर का 500 ml हो गया, ऐसा नहीं होता है। अनलेस यू आर स्पिलिंग इट आउट, आपने पानी बाहर गिरा दिया तो अलग बात है वो। एनीवेज, तो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में as you know they have definite volume but not shape because of weak intermolecular or interatomic forces. जब लिक्विड का स्टडी करना था तो चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो अगर आपको याद होगा, टू स्टडी liquids, which properties do we talk about? Like surface tension. लिक्विड्स के केस में हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आ गया बेसिकली। ओके, देन यू टॉक अबाउट प्रेशर इन दिस केस, लाइक पास्कल्स लॉ इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट। ओके, then you talk about Bernoulli's equation when the fluid is moving in motion, right?
These are certain properties of liquids. हमें इस चैप्टर में प्योरली फोकस करना है गैसेस पे एंड रेडिएशन। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है, एज यू सी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो इस चैप्टर को ही दो पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सेकंड इज रेडिएशन। तो रेडिएशन जब स्टार्ट होगा तब मैं उसके बेसिक्स की बात करूंगा। आज हमें सिर्फ गैसेस का बेसिक्स देखना है, what you have learned and then what we are going to learn in the next few lectures. Okay, तो धीरे धीरे जाएंगे। gases, तो what is so different in gases? gases में ऐसा है that molecules of the gases are at very large distances from each other. तो gas molecules, they are at very large distance from each other, hence intermolecular forces are very weak. तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में फोर्स बहुत ही वीक होता है। इनफैक्ट इन फ्यू मोर मिनट्स फ्रॉम नाउ आप ये देखोगे कि जब हम गैसेस को स्टडी करेंगे अंडर सम अजम्पशन, हम कुछ चीजें अज्यूम करके लेते हैं, उस केस में तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट हो ही नहीं रहे। दिस इज व्हाट वी अज्यूम। ओके, so for the time being, gas molecules are at very large distance from each other, hence intermolecular forces are negligible. Okay, so they do not have definite shape, they do not have definite volume. Okay, so that is the basic idea behind gases. अब वापस से बात वो आ जाती है कि मुझे अगर गैस का स्टडी करना है, किसी भी चीज का स्टडी करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे सॉलिड के केस में आपने करंट पास करके देखा, आपने हीट पास करके देखा, आपने फोर्स लगा के देखा, राइट? तो गैस के केस में क्या कर सकते हो आप? तो गैस का डेफिनेट शेप नहीं होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट डू मच। सेकेंडली करंट तो पास कर नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता, एज आई टोल्ड यू वंस, अगर गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता तो गलती से अगर आपके घर का कोई बटन चालू रह गया तो गए, क्योंकि वो करंट कंडक्ट कर देगा। तो करंट कंडक्ट हो गया तो गए फिर आप। सो इट इज बेटर, इट इज गुड थिंग दैट गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, सो इफ यू वांट टू स्टडी गैसेस, तो वी हैव 4 फिजिकल पैरामीटर्स व्हिच वी कैन यूज। जैसे प्रेशर, आप गैस में प्रेशर चेंज करके देखोगे, फिर आप देखोगे कि प्रेशर चेंज करने से और क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, जैसे वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो या फिर आप वॉल्यूम चेंज करके देखोगे, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम, या फिर यू कैन चेंज टेम्परेचर। सो इफ यू वांट टू स्टडी गैसेस इन डिटेल, you have these few properties of gases which can be used to study a gas: pressure, volume, temperature. तीसरा भी है entropy. Entropy is basically randomness of gas molecules, disorderliness बोलते हैं इसको हम लोग। फिजिक्स में तो एंट्रोपी कवर नहीं है, तो केमिस्ट्री में आपका हुआ होगा या हो जाएगा। सो एंट्रोपी, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी इन फिजिक्स। ओके, सो बट यू मस्ट नो, आपको गैसेस का स्टडी करना है तो आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चीजों का स्टडी करना है। मतलब आप बोलोगे कि इन तीनों में से मैं एक को कांस्टेंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा, फिर मैं प्रेशर चेंज करके देखूंगा और मैं देखूंगा वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। ओके, राइट? सो यू हैव 3 वेरिएबल्स विथ विच यू कैन प्ले। आप इन तीनों वेरिएबल्स में से एक को कांस्टेंट रखोगे, दूसरा चेंज करोगे और तीसरे में क्या चेंज हो रहा है वो मेजर करोगे। सो दिस 3 वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट, और इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ओके, एनीवेज, तो roughly we have studied solids, we have studied liquids, now we are moving towards gases. To study gases, there are 3 important physical parameters जिसको आप thermodynamic variables भी बोलते हो। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो गैस का स्टडी करना है मतलब आपको प्रेशर
चेंज करोगे फिर देखोगे वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है या फिर टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है. ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू लिटिल बिट ऑफ रिवीजन of what you have learned so far. So from this point onwards, we are actually starting with the real part of KTG. Kinetic theory of gases में पहला ही पार्ट आपको पता होना चाहिए, गैस लॉज. आपने 3 गैस लॉज देखे हैं. एक है बॉयल्स लॉ, दूसरा था चार्ल्स लॉ, तीसरा था गेलुजैक लॉ. तो आपको ये 3 लॉ पता होना चाहिए. और एक भी है जिसको आप एवोगाड्रोस लॉ बोलते हो. ओके, सो व्हाट यू हैव लर्नड सो फार, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, 3 वेरिएबल्स है, राइट. तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं. देन व्हाट वी सी इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मैं अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर कम होगा, मैं अगर वॉल्यूम को कम कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा. सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, तो द फर्स्ट gas law, that is Boyle's law, it tells you pressure of a given mass of gas. मैं गिवन मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो आप उसमें गैस ऐड नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड टू कीप adding gas to it. So pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to volume, provided temperature is kept constant. Temperature is kept constant. Okay, therefore you can write down, just a minute, let me make some space. तो आप बोल सकते हो यहाँ पे pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. And by the way, throughout this chapter, throughout thermodynamics, जब मैं temperature बोल रहा हूँ तो I mean absolute temperature, मतलब temperature measured in Kelvin, not in degree Celsius, not in Fahrenheit, it is measured in Kelvin. Okay, तो ये by default assumption रहेगा, unless कहीं पे required होगा कि सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है, तो वहां पे मेंशन किया जाएगा टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. तो थ्रू आउट केटीजी, थ्रू आउट थर्मोडायनामिक्स, ये याद रखना कि T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब मेजर्ड इन केल्विन. ओके, दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ दैट यू हैव लर्न, दैट इज चार्ल्स लॉ, और ये आपको पता होना चाहिए. चार्ल्स लॉ, तो एज यू नो हमारे पास 3 वेरिएबल थे. हमने पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, हमने रिलेशन देखा बिटवीन P एंड B. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करने वाले हैं, एंड वी विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड T. सो चार्ल्स लॉ टेल्स यू दैट volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature provided pressure is kept constant. So according to Charles law, volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature, provided pressure is kept constant. Pressure is
kept constant. Okay, so let me call this as equation number 1 here, और ये जो हम लिखेंगे अब v is proportional to t, p is constant. This is equation number 2. Okay, so then अब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हो गया, वॉल्यूम टेम्परेचर का हो गया, तो तीसरा जो लॉ है वो आपको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देगा. तो यू मस्ट हैव heard of third law, which is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law, इसको और एक नाम है वैसे Ementon's law, but anyways it is popularly known as Gay-Lussac's law. इसको आप Ementon's law भी बोलते हो, but doesn't matter. It's popularly known as Gay-Lussac's law. तो ठीक है, I will not mention this name here, right? तो अब वापस से वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर. पहले बार आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, दूसरी बार प्रेशर कांस्टेंट रखा था, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखो. सो प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to its temperature provided volume is kept constant. That is Gay-Lussac's law. So pressure of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature, provided volume is kept constant. Volume is kept constant. So you have mathematically pressure directly proportional to temperature at constant volume. Okay, this is equation number 3. Now एक चौथा लॉ भी है जो नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते, बट आई विल जस्ट मेंशन इट हियर. वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमको, बट इट्स बेटर दैट यू नो. इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. And Avogadro's law is a very simple law which tells you that volume occupied by a given gas is proportional to number of moles of gas. अब number of moles of gas क्या है? We'll come to that also. Okay, so you should know 11th का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें आपको पता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने मेंशन किया था, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट था as far as kinetic theory of gases is concerned. कौन सा? एक तो मास और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब बात ऐसी है कि मास मेजर करो या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करो, बात तो एक ही है. फिर हमको ऐसा नया एक क्वांटिटी डिफाइन क्यों करना पड़ा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्योंकि मेरा काम तो मास से भी हो सकता है. If I have some material, तो मैं उसका मास मेजर कर सकता हूँ. Why I need to measure amount of substance? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कब मेजर करते हो? When you have very small quantities, okay, जिसका मास डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू ग्रोसरी स्टोर, आप वहां पर जाके बोल सकते हो मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, मिल जाएगा. 500 ग्राम दे दो, वो भी मिल जाएगा. 100 ग्राम भी मिल जाएगा. ओके, 10 ग्राम बोलोगे तो शायद ही दे दे. लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे एग्जैक्टली 91 पार्टिकल्स ऑफ शुगर चाहिए, people will count you as mad. Okay, why? Because it is a very small quantity जिसका मास मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट लेके बैठते हैं मास मेजरमेंट का, उसका एक्यूरेसी ही नहीं है उतना. अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हैं, अगर वो मिनिमम मेजरमेंट 1 ग्राम का कर सकता है, तो उससे कम क्वांटिटी इफ यू आस्क यू विल नॉट गोइंग टू गेट. सो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये रियल लाइफ में यूज नहीं होता. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यू ऑलवेज यूज ओनली इन लैबोरेटरीज, और टू बी वेरी प्रिसाइज ओनली इन थियोरी. ओके, सो अब जब हम गैसेस की बात करते हैं,
राइट। तो गैसेस को आप कैसे बोल सकते हो, 1 किलोग्राम गैस, 500 ग्राम गैस, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट गैसेस, व्हेन वी विल टॉक अबाउट गैसेस, एज यू नो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी, तो आप बोलोगे हाँ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरे ओके, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर मैं क्यूब लेता हूँ, उसको कंप्लीटली फिल करता हूँ, तो उसमें जितना भी सब्सटेंस का क्वांटिटी बैठेगा दैट इज डेंसिटी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक वाटर, आपने पानी लिया और आपने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब ले लिया, उसको कंप्लीटली पानी से भर दिया, तो एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम जाएगा उसके अंदर। ओके। पेट्रोल की बात करोगे, पेट्रोल पंप पे जाते हो, उस पर लिखा होता है डेंसिटी, आई थिंक इट इज 732 और 932 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर नाउ। व्हेन यू गो नेक्स्ट टाइम टू द पेट्रोल पंप यू मे चेक, वहां पे लिखा होता है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम। ओके। हम जब गैसेस, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब कितना ये भी समझ लो, अराउंड रफली 3.5 फीट बाय 3.5 फीट बाय 3.5 फीट, इतना बड़ा बॉक्स लिया, उसमें 1 ही किलोग्राम गैस बैठा है। तो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या हम इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स लेते हैं क्या? नहीं, वी टेक वेरी वेरी स्मॉल सिलेंडर्स एंड पुट गैस इनसाइड। नाउ देन, अब आपको समझेगा कि वो छोटे से सिलेंडर में कितना ही गैस बैठने वाला है, वेरी लेस, राइट। तो हियर यू नीड टू नो व्हाट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर आप बोलते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते हैं। 1 mole of gas, what is 1 mole of gas? 1 mole of gas is that amount of gas which contains Avogadro number of molecules. अगर किसी भी गैस में Avogadro number, okay, and you should remember this number, it is 6.02 something something into 10 power 23, okay, जिस गैस में इतने पार्टिकल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, उस क्वांटिटी ऑफ गैस को मैं बोलूंगा 1 मोल, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने n लिखा है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं 1 मोल की जगह पे 2 मोल कर रहा हूँ, 3 मोल कर रहा हूँ, 4 मोल कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी ज्यादा होगा। तो दिस इज फोर्थ लॉ that you must know. Volume occupied by a gas is proportional to number of moles. And by the way, number of moles is nothing but number, ये important है, you have to know this. It is number of molecules of a gas divided by Avogadro number, or it is mass in gram upon molecular weight of that molecule. Basics should be clear, and I expect कि number of moles आपका already हुआ है. So number of moles is number of molecules of a gas divided by Avogadro number, or it is mass of gas in gram divided by molecular weight of that gas molecule. So fourth law is Avogadro law, which tells you volume occupied by a gas is directly proportional to number of moles to number of moles of gas. Okay, so therefore you have V as proportional to N. Good, good. Now if you see, आपने ये 3 या फिर 4 लॉज देखे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक लॉ। अगर आप इन तीनों लॉ को कंबाइन कर देते हो, you get something called as ideal gas equation. Remember, we are still in the introductory part of KTG. हमने अभी तक KTG
इन रियल सेंस चालू नहीं किया, ये सारा आपका 11th में हुआ है, ये एक्सपेक्टेड होता है, not in physics but in chemistry. So you must be knowing this. This is expected. Okay. So now if you see equation 1, 2 and 3, equation 1 था pressure inversely proportional to volume, equation number 2 था volume directly proportional to temperature, 3 था pressure directly proportional to temperature. मैं अगर इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं तो what I get is PV proportional to T. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इज कांस्टेंट बाय V, मतलब बेसिकली P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, तो दिस इज वन थिंग, मतलब बॉयल्स लॉ ओबे कर रहा है. यस, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब चार्ल्स लॉ भी ओबे कर रहा है. गुड. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये गेल-यूजैक्स लॉ भी ओबे कर रहा है, तो गुड. सो व्हेन यू कंबाइन दीज थ्री लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूजैक्स लॉ, you get something called as ideal gas equation. So from equation number 1, 2 and 3, आप चाहो तो 4 को भी इंक्लूड कर लो, बात एक ही है. if you take 4 वो भी चलेगा. from equation 1, 2, 3 and 4, what you get is PV is proportional to NT. V is proportional to N, ये आपका एवोगाड्रो लॉ था. ओके, सो PV is proportional to NT. तो आप इसको लिख सकते हो, therefore PV is equal to some constant R into NT, where R is called as gas constant. इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं. ओके, तो यू कैन कॉल दिस एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब बेसिकली ऐसा है कि आपके पास कांस्टेंट्स जो होते हैं, देयर आर सम लोकल कांस्टेंट्स, देयर आर सम यूनिवर्सल कांस्टेंट्स. फॉर एग्जांपल, जब आप जी की बात करते हो 9.8, आप बोलते हो कांस्टेंट है. कहाँ पे कांस्टेंट है? कहाँ पे? अर्थ पे, एट अ गिवन पॉइंट ऑन अर्थ. मार्स पे जाओगे तो चेंज हो जाएगा ये. ओके, इसलिए इसको कभी सुनोगे नहीं ऐसा. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सुनोगे भी नहीं. राइट? सो देयर आर सम अदर कांस्टेंट्स, जैसे कि कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यू मेजर दिस कांस्टेंट ऑन अर्थ, you measure this constant on Mars, you measure this constant in some other solar system, it is going to be the same value, 6.67 into 10 power minus 11 or plus 11, something like that, always. वैसे ही R जो है ये गैस कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है, तो it is always a constant no matter where you are measuring. okay, good. तो ये जो इक्वेशन आया आपके पास, इक्वेशन नंबर 5, equation number 5 is called as ideal gas equation. okay, तो ये पता होना चाहिए आपको, it is called as ideal gas equation, where N is number of moles of gas, number of moles of gas given by, and is given by, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. यू शुड नो दैट नंबर ऑफ मोल्स N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और इट इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट. डिपेंड करता है गैस जो है वो एटॉमिक है या फिर मॉलिक्यूलर है. जैसे कि हाइड्रोजन H2 गैस, H2 गैस है वो, मतलब वो मॉलिक्यूलर गैस है, तो उस केस में आप 2 हाइड्रोजन का वेट लोगे और उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे. ओके, जैसे हीलियम इज एटॉमिक गैस, तो ये जो कैपिटल M होता है, इट इज ईदर एटॉमिक वेट इफ द गैस इज मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम से बना हुआ गैस होगा, तो वो हम डिटेल आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कौन सा टाइप का गैस मोनो एटॉमिक होता है, कौन सा गैस डायटोमिक होता है. सो बट एनीवेज यू नीड टू नो कि ये जो M है ये मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक वेट है, डिपेंड्स ऑन which type of gas you have.
And by the way, most of the gases are molecular, जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन O3, ये सारे मॉलिक्यूलर है। इसलिए मैं लिखते वक्त मैं कैपिटल M को मॉलिक्यूलर वेट बोलने वाला हूं। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया जैसे हीलियम, वो एटॉमिक होता है, तो वहां पे सिंगल एटम का वेट लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ moles is n by Na, which is number of molecules upon Avogadro number, or m by capital M, where small m is mass in gram, capital M is molecular weight. Equation number 6. तो मैं मेंशन कर देता हूं, where you have n, n है number of molecules of a gas. Okay, Na is of course, as you know, Avogadro number. Avogadro's number, which is 6.023 into 10 power 23 upon, and m is mass in grams, mass in gram, and capital M, as you know, it is molecular weight. It is atomic weight if the gas is atomic. मैं लिखते वक्त molecular लिख रहा हूं, as I told you. तो अब therefore from equation 5 and 6 अब आप क्या कर सकते हो, therefore PV is equal to nRT था, बट ये जो n है ये n upon Na है RT, right? Now you must know, this is important, okay? So ये जो आपके पास R by Na है, इसको आप बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, but R by Na is Kb, which is Boltzmann constant. So this is Boltzmann constant. So basic चीजें बात काम में आएगी आगे जाके. So you have this as Boltzmann's constant, and therefore you have PV is equal to N kBT, where R by Na is Kb, right? तो ये जो इक्वेशन आया आपके पास, this equation 7 is also ideal gas equation. So equation number 5, which is PV equal to nRT, and equation number 7, these both are called as ideal gas equations. So equation 5 and 7 are called as ideal gas equations. वैसे आइडियल गैस क्या होता है ये पता होना चाहिए। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस में बेसिकली किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में इंटरैक्शन नहीं होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर निग्लिजिबल। दूसरा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, आपके घर का ये गैस सिलेंडर है, ओके? तो इस गैस सिलेंडर ने मान लो ये वॉल्यूम V ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन इन रियलिटी व्हेन यू टॉक अबाउट गैसेस, अभी गैस किसी भी दो गैस मॉलिक्यूल्स में देयर इज एम्प्टी स्पेस, राइट? तो व्हाट डू यू से इज the actual volume occupied by the gas molecules is very less compared to the volume of the container, मतलब cylinder in this case. तो ideal gas के लिए दो चीजें होती है. One is there are no forces of interaction between any two molecules of gas, मतलब intermolecular interaction is negligible. Secondly, the actual volume occupied by the gas molecules is very less compared to the volume of the container in which the gas is enclosed, right? Good. So that is ideal gas basically. So ab what you have learned so far, आपने
3 + 1 4 गैस लॉ सीखे। उसके बाद आपने चारों को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बना लिया। फिर इसमें जो n है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर बाय डेफिनेशन। ओके, आपको नंबर ऑफ मोल्स का मतलब पता होना चाहिए। ओके, 1 mole of a gas is the amount of gas which contains Avogadro number of atoms or molecules. Okay, and you can also write number of moles in terms of mass upon molecular weight. So then you have PV equal to N by NaRT, but R by Na is Kb, which is Boltzmann constant. So PV equal to N kBT. नॉर्मली ये बी लिखते नहीं है बहुत जगह पे, दे जस्ट राइट डाउन NKT। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से डिनोट करो या फिर KB से डिनोट करो, इट्स द सेम थिंग। ओके, राइट, this much is required, it is essential for you to start with kinetic theory of gases। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, ये आपका 11th में हुआ होगा, दिस इज एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ there is a beginning point of kinetic theory of gases। You need to understand one thing। एक, जब आपको किसी एक टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता, आपको मतलब मैं जनरल साइंस कैसे प्रोग्रेस होता है उसकी बात कर रहा हूँ, हाउ साइंस प्रोग्रेसेस। ओके, तो व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग, कुछ नहीं पता हमको, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ सम अजम्पशंस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप आगे ये भी सीखोगे एटम्स के बारे में। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, which cannot be further divided। तो जब हमको मटेरियल के बारे में कुछ नहीं पता था, सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो देन इट वाज लाइक कि हम एक सब्सटेंस लेंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और आखिरी में हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा विच इज न्यूट्रल, मतलब विच इज न्यूट्रल इन नेचर, इसमें कोई चार्ज नहीं है और इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बोल दिया था कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो स्टार्ट यहां से किया था हमने। ओके, यू मस्ट नो कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट डिड नॉट न्यू, नो वन न्यू कि इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर न्यूक्लियस भी होता है, किसी को नहीं पता था। तो दे जस्ट सेड ओके, हम ऐसा करेंगे, हम एक सब्सटेंस को डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एक लिमिट होगा जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो एक पार्टिकल होगा व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड एज एटम, इनडिविजिबल। राइट, फिर बाद में पता लगा, एक्सीडेंटली पता लगा, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, कि यहाँ से तो कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। फिर एक नया पिक्चर बना कि एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। फिर क्वेश्चन ये था कि हाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अरेंज्ड, राइट। तो बहुत सारे थ्योरी आए, फिर थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो ये आप सब आगे के चैप्टर में देखोगे, बट द पॉइंट इज हमको यहाँ पे गैसेस का स्टडी करना है। तो डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, तो सिमिलरली काइनेटिक थ्योरी के भी कुछ assumptions है। So there are certain assumptions of kinetic theory of gases, assumptions of kinetic theory of gases। और ये जो assumptions है, you can divide it into two different parts। एक related to what is the nature of gas molecule, nature of gas molecules। What do you mean by nature of gas molecules? मतलब गैस मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, गैस मॉलिक्यूल रिजिड है क्या, जैसे पत्थर जैसा रिजिड, शेप कैन नॉट बी चेंज, या फिर इलास्टिक है। ओके, अगर मैं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, क्या उन दोनों मॉलिक्यूल्स का मास, साइज, शेप सेम होगा कि नहीं होगा? तो assumptions of kinetic theory of gases are based on two different categories। एक है what is the nature of the molecules, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसका नेचर क्या है,
दूसरा है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एज यू नो gas molecules are moving continuously in all possible direction with all possible speeds. So second assumption, second category of assumption is based on the motion and first on the nature, right? So let us begin one by one discussing what is nature of gas molecules. इसमें number one, obviously, as I told you, देखो बात ऐसी है कि जब आप गैस का स्टडी करोगे, जब आप सॉलिड्स का स्टडी करते हो तो क्या करते हो, आप एक मेटल लेते हो फॉर एग्जांपल, ओके, उसका कुछ लेंथ होगा, उसका कुछ एरिया होगा, राइट? अब गैस के केस में तो ऐसा कर नहीं सकते, हम बोल सकते हैं क्या, टेक अ गैस ऑफ लेंथ 10 मीटर, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट, गैस का शेप नहीं होता है, तो यू कैन नॉट डू दैट। तो अब सबसे पहला, जब हम गैस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाउ लार्ज? 10 टू द पावर 20, 23, 25, मतलब हम लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? इसका मतलब ये कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते हैं वहां पे वो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का स्पीड इतना है, नो। when you talk about gases, you are talking about global properties, इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट? तो जब मैं बोलूंगा कि एनर्जी ऑफ गैस मतलब ये कि सारे पार्टिकल्स का मिला के कितना एनर्जी है। So it is a statistical science in which you have large number of particles involved. अभी 10 पावर 23, 10 पावर 23 समझ रहे हो, 10 पावर 23, आई विल नॉट इवन काउंट राइटिंग डाउन, इतने सारे जीरो है उसमें, 10 के आगे 23। तो हाउ कैन यू पिन पॉइंट इस पार्टिकल का स्पीड ये है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वो है, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? तो पहला ही assumption ये है कि when you say gas, you are talking about a large number of particles. So a gas consists of a large number of particles, and these particles are called as molecules. लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। मैं मॉलिक्यूल्स नहीं लिख रहा हूं, बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एज आई टोल्ड यू एक या दो गैसेस हैं जो एटॉमिक है, सो अ गैस कंसिडर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। gas can be atomic also, but anyways, so दूसरा, now ये जो molecules है, these are spherical shape of very small diameter. So the molecules, वैसे रियलिटी ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट स्पेरिकल इन शेप, बट एजम्पशन हमको अज्यूम करके चलना है कि मॉलिक्यूल्स का शेप स्पेरिकल है। सो द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, ओके, स्पीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, of very small diameter. Third assumption, as I told you, अगर मेरे पास मान लो I have oxygen molecule O2, I have another oxygen molecule O2, तो it is expected कि अगर दो मॉलिक्यूल सेम गैस के हैं तो उनका मास भी सेम होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम गैस, उनका शेप भी सेम होना चाहिए, उनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, राइट? सो all the molecules of the same gas are identical in shape, size and mass. All the molecules of the same gas are identical in size, shape and mass. And as I told you already, fourth assumption, actual volume occupied by the gas
molecules is very small compared to the total volume of the container in which the gas is enclosed. So actual volume occupied by the gas molecules is very small compared to the volume of the container, to the volume of the container in which the gas is enclosed, of the container containing the gas, ऐसा भी बोल सकते हो आप, containing the gas, right? So this is something you have to remember always. इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी ऑफ assumption है, that is random motion of gas molecules, it is important for you because जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है? इंटरैक्शन से. ओके, एज यू रिमेम्बर, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, ग्रेविटेशन में भी हमने देखा था. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, it is always of system of charges or system of masses. जैसे दो चार्ज है, तीन चार्ज है, चार चार्ज है, इनमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. क्यों? क्योंकि जब दूसरा चार्ज ला रहे थे, जब पहला चार्ज लाया तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं, नो वर्क डन, नो पोटेंशियल एनर्जी. जब दूसरा चार्ज ला रहे हो इन्फिनिटी से, तो पहले ने अपोज किया, मतलब पहले और दूसरे में इंटरैक्शन हुआ. कौन सा इंटरैक्शन? कोलॉम्बिक इंटरैक्शन, राइट? इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई, बिकॉज वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, राइट? आपका खुद का और अर्थ का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट? एनीवेज, तो when you are talking about gases, you will never talk about potential energy because of the assumptions that these are non-interacting gas molecules. So assumptions are also important. Okay, so we'll stop here for today. Second category of assumptions we will continue in the next session.